हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से सैंपल पेपर जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में कुछ सैंपल्स पेपर के अलावा जैसे कि मास्टरमाइंड का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसको आप सैंपल पेपर का एक अलग से ही कैटेगरी बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ से आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम हुआ है एसएसटी का, उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा, और जो साइंस का पेपर हुआ है इन दोनों को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, बच्चों से जो भी टर्म वन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि मैथ्स का पेपर भी कुछ इस तरीके का ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आना। तो आपको बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको बेसिक से क्वेश्चन और बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है उनका ध्यान रखना है। हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने वीडियो के अंदर, उनका ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना, अच्छे से रिवाइज करके जाना है। आप एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। टाइम का मैनेजमेंट आपको अच्छे से देखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आपको जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि जैसे ही कोई पेपर आपको एग्जाम के अंदर मिलता है, आप उसको अच्छे से पहले रीड करें और पहले अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं सबसे पहले उनको आप कर दीजिए। आपको जो हार्ड लग रहा है उसको एकदम से छोड़िए और आप आगे बढ़ते बढ़ते पूरा पेपर कंप्लीट करिए सबसे पहले। उसके बाद सेकंड टर्म में आपने जो भी क्वेश्चन छोड़ा है उनको अटेम्प्ट करें। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छा और टाइम भी मैनेज हो पाएगा। जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि दूसरे बार में भी सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ पा रहा, उसमें आप लगभग जो अप्रोक्सीमेट आंसर के पास पहुंचे हैं उनको आप टिक लगा सकते हैं। ये तरीका है आपको एग्जाम में जिस तरीके से भी आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इस तरीके से इसको फॉलो करें और एग्जाम दें। दूसरी चीज है कि जो टर्म वन का पेपर कंप्लीट हो जाएगा जब, तो टर्म टू के टाइम पे हम आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सभी के आपको जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, चाहे जो सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है जो लिखने वाले हैं, जो अपने, क्योंकि अब टर्म टू का जो पेपर है वो एमसीक्यू तो होगा नहीं, तो उसकी पूरी डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशन, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हर एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ साथ ही आर डी शर्मा की बुक, आर एस अग्रवाल की बुक और जो भी बेसिक मैथ बुक, जो साइंस की भी जो बुक है जैसे लखवीर सिंह की, ये सारी बुक्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहां से कि आप इजिली वहां से स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना, एक के बाद जो लगातार संख्या है उनका जो इंटीजर है उन वो किससे डिविजिबल होंगे। तो आप ये देखिए कि लगातार जो तीन संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है। एक तो है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 किससे डिविजिबल है। तो आपको भी पता है कि 6 जो है यहाँ पे जो नंबर आया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 जो है यहाँ पर 6 से ही डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा जा रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कॉमन रिमाइंडर है, यानी 6 ही दोनों में आना चाहिए, चाहे आप इससे डिवाइड करें चाहे आप इससे डिवाइड करें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी देखिए ये भी आ सकता है कि इन दोनों में रिमाइंडर हो सकता है 615 से डिवाइड करने पर 7 आए, हो सकता है 963 से डिवाइड करने पर 8 आए। तो रिमाइंडर अलग अलग वाला भी क्वेश्चन आ सकता है और सेम वाला भी आ सकता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये वाला तो मैं करा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन भी बहुत सारे वीडियो में कराए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, या इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 6 चाहिए हमें, तो जब आप 615 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 609, और जब 963 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 957। और आपको अब लेना है इन दोनों का HCF। क्या लेना है HCF, 609 और 957 इनका HCF। और ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन है 82। अब आप देखिए 82 इनमें से कॉमन ले सकते हैं क्या आप, बिल्कुल भी कॉमन नहीं आएगा 82, क्योंकि अगर 2 के टेबल में अगर 82 मान लीजिए इन नंबर्स में कॉमन होता तो 2 के टेबल में कोई ना कोई नंबर पे 9 आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप 95 भी कॉमन नहीं ले सकते। रीजन क्या है,
ये जो 5 है यूनिट डिजिट, इसमें भी ना तो 9 आएगा ना 7 आएगा। तो आप कॉमन क्या ले, अगर हम मान लीजिए 87 कॉमन लेते हैं तो देखिए 7 7 जा यहाँ पर 49 होता है, तो यानी कि यूनिट पोजीशन पे 9 आ रहा है। और अगर 7 की बात करें तो 7 1 जा 7 भी होता है, मे बी 11 से मल्टीप्लाई हो, तो ये पॉसिबिलिटी है इनमें से कॉमन आने की। तो गिवन ऑप्शन से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। 93 भी हो सकता है यहाँ पर, मे बी, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट। तो आपको इन दोनों में से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 87 जो है इनमें से कॉमन है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए ऊपर में करिएगा तो ये आएगा 23 इंटू 2 और नीचे में होगा 2 की पावर 2 5 इंटू 3। तो ये जो 2 और 5 के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर 3 आया है वो न्यूमरेटर के किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं करेगा और ना ही कोई पैटर्न फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वही नंबर जो है वो रिपीट करता जाएगा लेकिन टर्मिनेट कभी नहीं करेगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ कि नंबर एग्जैक्ट रुक गया हो कहीं पे, एग्जैक्ट वो है कि हाँ अब इसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन रिपीटिंग नंबर आएंगे और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इफ टू पॉजिटिव नंबर इंटीजर a एंड b रिटन एज a की वैल्यू दिया हुआ है a और b की वैल्यू ये दिया हुआ है, x और y प्राइम नंबर है, तो आपको HCF पूछा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में। तो देखिए a की वैल्यू दी हुई है कितनी, x की पावर 4 y स्क्वायर, और b की वैल्यू x स्क्वायर और y क्यूब। इनका क्या निकालना है, HCF। तो इसका तरीका है A और B का HCF निकालने का कि इन दोनों में जो भी नंबर दिख रहा हो वो लिख दीजिए जो कॉमन हो। HCF निकालना है तो कॉमन है, तो x और y दोनों में कॉमन है, तो हमने x और y को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हाईएस्ट x में क्या कॉमन है, 2। हाईएस्ट दोनों में x में क्या कॉमन है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 दोनों में है तो x की पावर 2। y में दोनों में क्या कॉमन है, तो अब ये देखेंगे y की पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद होगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ p एंड 18 इज 36। यहां पे दिया हुआ है क्या, एलसीएम ऑफ p एंड 18 इज इक्वल टू कितना, 36। और HCF ऑफ P एंड 18 इज इक्वल टू 2। तो P की वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF कितना, 36, LCM कितना, सॉरी HCF है 2, ये LCM है, HCF है 2, ये दोनों लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या आ गया, P इंटू 18, ये आ जाएगा क्योंकि 2 नंबर हमारे पास यही है। तो 18 2 जा 36, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। यानी कि ऑप्शन कौन सा, 5th का जो C ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5th का C ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x स्क्वायर 9x प्लस a इज 8 देन इट्स 0 r। क्या होगा इसका जीरो हमें पता करना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप ढंग से समझेंगे, ये इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, और सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 8 और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई a। यहाँ पर c की वैल्यू है a और a की जगह है 1, तो c की वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई a। a की जगह है, c की जगह है a और यहाँ पर a की जगह है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहा है 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई,
8 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आप देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर करना बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो आप ये देखें कि अगर आप अल्फा इंटू बीटा ऑप्शन से देखिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है -1 -8, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और -8, सी ऑप्शन में दिया हुआ है -1 और 8, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 8। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों में से किसको अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई करने पर ए आए और ए की वैल्यू कितनी आए 8, ये आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 8 आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, जो कि आंसर नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -8 आएगा, ये भी नहीं है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब इसमें से कैसे पता करें, तो एक बार आप ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a, -b/a। और जब क्वेश्चन जो गिवन कंडीशन है ये वाला, इसमें से आप -b/a करेंगे तो 9 आएगा। जबकि ऊपर वाले में अगर आप ऐड करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, तो ये -9 आ रहा है। ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें तो 9 चाहिए। तो 9 किस में आएगा, डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे को इतना सा सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ए की वैल्यू निकालने के बाद वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेगा तो भी वो डी ऑप्शन ही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, आर इनकंसिस्टेंट। अब देखिए इनकंसिस्टेंट दिया हुआ दो इक्वेशन है, कौन कौन सा, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 12 और दूसरा है x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वल के इधर है तो इसको भी ऐसा ही लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया दोनों इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट कहा गया है। इनकंसिस्टेंट का मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लाइन जो है वो पैरेलल होगा। लाइन कैसा होगा, पैरेलल। सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कहीं भी कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और इसका कंडीशन की बात करें तो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें रखकर एक बार अपने को सॉल्व करना है। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 3 और नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी, c1 की वैल्यू है यहाँ पर 12 और c2 की वैल्यू 3। ठीक है। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर k की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो आप ये देखिएगा कि ये वाला जो साइन है ये तो नॉट इक्वल टू का है, तो हमें कंपेयर इन दोनों को करना पड़ेगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6, यानी कि ऑप्शन कौन सा, आपको यहां से सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है, डिपेंडेंट इक्वेशन, डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब होता है, डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब होता है कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हो। लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। और कोइंसिडेंट के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की बात करें तो डिपेंडेंट इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बाद और चीजों को देखें तो लाइन में दोनों एक दूसरे पे होगा, और कंडीशन a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए अगर डिपेंडेंट कह रहा है तो। ठीक है, अब अपन भी देख लेते हैं इनमें से चेक करके कि कौन सा जो है डिपेंडेंट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो ए को चेक करिएगा तो ए में लिख देते हैं अपन इक्वेशन क्या हुआ है, 10x प्लस 14y प्लस 4 है, इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। ये क्या हो जाएगा, -4
4। अब आप a1/a2 लीजिएगा, तो a1 हो गया -5, a2 हो गया -10, b1 हो गया 7 और b2 हो गया 14, c1 हो गया 2 और c2 हो गया -4। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस में आ गया, तो ये इक्वल कहाँ हुआ, ये कंडीशन को तो फॉलो ही नहीं करा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर नहीं होगा। अब अपन डायरेक्ट मैं चेक करके बता रहा हूं आपको, डी ऑप्शन, कौन सा, डी ऑप्शन। देखिए डी में दिया हुआ है 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन पहला वाला जो था वो है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू इक्वल टू 2, ये माइनस नहीं है, ये है 2। अब आप जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -5/10, 7/-14 और 2/-4। देखिए ये सब में ये आएगा -1/2, ये भी आएगा -1/2 और ये भी आएगा -1/2। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। रीजन क्या है, ये सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ द ग्राफ लाइन विल बी। कंसिस्टेंट कहा जा रहा है, समझिए आप बात को, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट कहा गया। तो कंसिस्टेंट का जो ग्राफ होता है ना, कंसिस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो या तो इंटरसेक्टिंग होगा, ग्राफ कैसा होगा, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा या ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट होगा। अगर ग्राफ की बात किया जा रहा है तो लाइन जो है या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा कंसिस्टेंट में। और इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, इनकंसिस्टेंट का क्या होता है, एक ही कंडीशन, और वो होता है कि लाइन कैसा होगा, पैरेलल। लाइन कैसा होगा, पैरेलल। इन दोनों में इंटरसेक्टिंग है तब तो वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पर बात करें तो नो सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्या कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ द ग्राफ ऑफ लाइन विल बी। तो इन दोनों में से कौन सा कंडीशन आपको लग रहा है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखिए आप, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यही कंडीशन तो हमने लिखा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, लाइन कैसा है, कोइंसिडेंट है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कंडीशन a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अब अपन इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए वैल्यू रखते थे, तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरा है 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर दीजिए, a1 की जगह पे रखेंगे 2, a2 की जगह पे 4, b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे k, c1 की जगह पे 5, c2 की जगह पे 10। ठीक है, अब आप देखिए किसी को भी, चाहे आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए या तो इसको इससे कर लीजिए, जैसे भी मर्जी हो, हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू अगर इन दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू कितनी, 6। k की वैल्यू 6, देखिए कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, तो नहीं का मतलब डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये कैसा होगा ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मे बी कई बच्चे सोचेंगे कि यार ग्राफ तो हमने बनाया ही नहीं, किस तरीके से ये बनेगा और कैसा आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, पेशेंस के साथ आपको स्टेप बता रहा हूं, वो चीज फॉलो करिएगा। क्वेश्चन रटेंगे नहीं, अपन उनको समझ के उसको सॉल्व करें। कभी भी इसके जगह पे कोई दूसरा भी आ जाए, लीनियर में आ जाए या क्वाड्रेटिक में आ जाए, क्यूबिक तो आएगा नहीं आप लोगों को ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। तो मान लीजिए ऐसा कुछ भी आ जाता है तो आपको पहला काम क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहला आप काम करिएगा कि y को अलग कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू पता है क्या होगा,
y इज इक्वल टू आ जाएगा x। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बना लेना है। बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा नहीं है। x यहाँ रखिएगा, y यहाँ रखिएगा। x की वैल्यू एक बार 0 रखिएगा तो y भी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखिएगा तो y भी 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखिएगा तो y भी 2 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 रखिएगा, y भी -1 आ जाएगा, और ये -2 रखिएगा तो ये भी -2 आ जाएगा। अब आप एक बार बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। x 0 तो y भी 0, x 0 तो y भी 0 का मतलब यहाँ पर, ठीक है। x1 तो y भी 1, ये रहा x1 y1 यहाँ पर। x2 y2, ये रहा x2 तो y2 ये रहा यहाँ पर। x -1 तो y -1 यहाँ पर। x -2 y भी -2 यहाँ पर। इक्वेशन कैसा, ग्राफ कैसा बना, ये बना ग्राफ, ये बना इस तरीके से ग्राफ। ये लाइन किसका है, y इज इक्वल टू x। और मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कि अगर y इज इक्वल टू x ऐसा बना है, और मे भी एग्जाम में आ जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का कैसा होगा, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि उसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x का, ठीक है। अब देखिए, अब ऑप्शन पे आ जाइए। कौन कौन सा ऑप्शन है, एक है पैरेलल टू x एक्सिस, कहां से दिख रहा है आपको पैरेलल टू x एक्सिस, बी है पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी पॉसिबल नहीं है। पासेस थ्रू ओरिजिन, ये देखिए ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बिल्कुल पास कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स 0 0 2 0 और 0 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर करेंगे तो हो जाएगा। चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर लेंदी पड़ेगा। अब हम कैसे पहचाने कि सर ग्राफ से बनाए या डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाए, तो ये इसका हिंट है। हिंट क्या है कि अगर आपको यहाँ 0 0 के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में 0 0 का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तब आपको ग्राफ का ही मदद लीजिए। जिसमें देखिए पहले में तो 0 0 है, दूसरे में y कोऑर्डिनेट 0 है, तीसरे में x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ऐसे कंडीशन में आप ग्राफ का ही मदद लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ का अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका इस तरीके से, ये रहा आपका ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट है 2 0 1 और 2, ये है बी पॉइंट, ये है 2 0। सी पॉइंट है 0 2, ये 1 और ये 2, ये पॉइंट है आपका क्या 0 2 0,2। ये आपका ट्रायंगल बना है, बन गया ट्रायंगल। अब आपको पेरीमीटर निकालना था, ये तो करना है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो यहां से यहां डिस्टेंस 2, यहां से यहां डिस्टेंस 2, यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो यानी कि 2√2। तीनों डिस्टेंस में क्या आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 2√2। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 -1 फ्रॉम द y एक्सिस। ग्राफ का ही चीज है, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पे कहा गया, मान लीजिए हमने इस तरीके से ग्राफ बना दिया, ये हमने इक्वेशन बना दिया इस तरीके से। ये जैसे मान लीजिए ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट है 5 -1, यानी x एक्सिस में 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये रहा आपका 5, और y एक्सिस में है -1, ये रहा -1, तो पॉइंट यहां पर होगा 5 -1। अब आपको कहा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अरे भैया यही तो है y एक्सिस, यही तो है y एक्सिस। अगर y एक्सिस से इस पॉइंट पे जाना होगा तो कहां से जाओगे आप, ऐसे ही तो जाओगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि y एक्सिस से कितना आपको चलना पड़ा इस पॉइंट पे, y एक्सिस से 5 यूनिट चलना पड़ा। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, यहां पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। और अगर कहा गया है, कहा जाता मान लीजिए x एक्सिस से, तो x एक्सिस के लिए फिर आपको देखिए ये रहा आपका x एक्सिस, यहां से इस पॉइंट पे आने के लिए कैसे चलोगे आप, इस तरीके से। तो यहां पर कितना आपको चलना पड़ा, 1 यूनिट, तब वो हो जाता आंसर 1 यूनिट, ठीक है। बट यहां पर y एक्सिस से पूछा गया है, तो 5 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD। किसी भी रेक्टेंगल के अंदर
ए बी वो जो है कोई पॉइंट है, हमें प्रूव करना है या हमें बताना है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं तरीका बता देता हूँ और आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली यही आंसर करना है, वो मैं बता देता हूँ पहचानने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट मान लिया ए बी सी और ये डी, और ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ एंगल कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, ये सारे 90 होंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है ओ, यहाँ पे हमने पॉइंट ओ मान लिया जिसकी बात की जा रही है, तो ये कह रहा है ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर का मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर रख देते हैं, पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं अपन ओ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। ये देखिए ये कहा गया ओ से बी ये वाला लाइन और ओ से डी ये वाला लाइन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का स्क्वायर कहा गया। तो आपको तरीका क्या है इसको सही करने का या प्रूफ करने का, कि ये इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे, ठीक है। ये एक लाइन लेंगे, तो ये जो मान लीजिए ये लाइन है P और इसको मान लेते हैं अपन Q, तो ये भी एक रेक्टेंगल होगा और यहाँ पर भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आपको इसको भी ज्वाइन कर देना है। किसको, इस वाले को, इसको इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, ये भी ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपको ये वाला एक ट्रायंगल लेना है, ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल, और इनको पूरे में पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब आप सॉल्व करेंगे तो जिस तरीके से ये वाला लाइन देखिए ओ से डी का स्क्वायर, ये क्या है ओ से डी का स्क्वायर प्लस ओ से बी का स्क्वायर जो ये आया था, सिमिलरली जब आप इतना काम करेंगे तो इधर वाला आ जाएगा। ये देखिए ये वाला लाइन, यानी कि इधर से जो ओ से दूसरे वर्टिसेस को मिला दीजिए, ओ से ए का स्क्वायर और ओ से सी का स्क्वायर प्लस ओ से सी का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट इस तरीके से ध्यान में रखना है, कहीं पे भी पॉइंट है दोनों अपोजिट वर्टिसेस दिया हुआ है तो रिमेनिंग जो दो वर्टिसेस का स्क्वायर होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि 15 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू का है, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। तो आपको भी पता है कि साइन और थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होता है किसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री हमारे थीटा की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर रखेंगे साइन 45 डिग्री और उसकी पावर क्या 4 और कॉस 45 डिग्री और इसकी भी पावर क्या 4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। जब आप 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो ये आएगा 1/4, और जब आप दूसरे वाले को भी करेंगे तो ये आएगा 1/4। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4 और ऐड करने पर 2, तो 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए एक तो तरीका है कि आप थीटा की वैल्यू कुछ पुट करके और सॉल्व करें। थीटा की वैल्यू अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 45 रख सकते हैं। आपको ऐसी वैल्यू रखना है जिसमें कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए या इन्फानाइट ना हो जाए, ये चीज ध्यान में रखना है। तो या तो थीटा इज इक्वल टू 45 रख सकते हैं या 60 रख सकते हैं या 30 रख सकते हैं, है ना। इनमें से कोई सा भी रखकर क्वेश्चन में भी रखना है और वही वैल्यू ऑप्शन में भी रखना है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन में रखा और कोई वैल्यू आती है, वही ऑप्शन में रखने के बाद सेम वैल्यू आ रही है, तो इनमें से वही आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, किसी में भी रख के देख सकते हैं जो भी पहले क्वेश्चन में रखने के बाद आया। और दूसरा तरीका यह है कि जब भी कोई इस तरीके से आ जाए प्लस माइनस का क्वेश्चन, तो आपको लेना है डिनोमिनेटर का एलसीएम। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है क्या, tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस, यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा -1
और सेक थीटा प्लस 1। ये आ गया एलसीएम। सेक थीटा -1 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कौन सा हो जाएगा, टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे सेक थीटा प्लस 1 से, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा से कौन सा, सेक थीटा -1, सेक थीटा -1। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर आ जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से टेन थीटा कैंसिल भी कर सकते हैं आप, और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन, अब देखिए एक आइडेंटिटी अपने को पता है कौन सी, ये वाली एक आइडेंटिटी अपन जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, इस 1 को हमने इधर लेके आए, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर रख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से एक टेन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्या करिएगा कि टू अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, अब आ गया टू अपॉन कॉस थीटा, सॉरी टू अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ गया, टू अपॉन साइन थीटा, जिसको सिंप्लीफाई करने पर टू कॉसेक थीटा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 भी है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दीजिएगा डिनोमिनेटर को और आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा नीचे। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर में जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। रूट से बाहर आएगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए जब आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली जब देखेंगे तो ये तो होगा कॉस थीटा, और ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। आप देखें ऊपर में कोई सा भी ऑप्शन इस तरीके का नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से रेशनलाइज कर देंगे। किस तरीके से, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा नीचे, एक बार और रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो अब जो आया है 1 अपॉन कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होगी सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन है, यहां से ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल हुज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस आर 3:1। तो पूछा गया कि एरिया क्या होगा। तो देखिए सर्कमफेरेंस का मतलब 2 पाई r1, 2 पाई r1। यहां से मान लीजिए हमने ये मान लिया पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना 2 पाई r1, ठीक है, और अपॉन 2 पाई r2 ये दिया हुआ है 3/1, यानी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल
R1 अपॉन R2 जो आ गया वो आ गया 3/1 रेशियो में। तो एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R1 की जगह पे 3 रख दीजिए और R2 की जगह पे 1 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 9:1। तो ऑप्शन कौन सा 20 का जो है वो डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 49 पाई। एक पाई से एक पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब आर 7 है तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई और आर की वैल्यू 7। सॉल्व करेंगे तो 14 पाई, 14 पाई का मतलब बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहा जा रहा है, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट्स बाउंड हैज एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ सर्कल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 5 पाई। कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, ये कितना दिया हुआ है 5 पाई, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री जो दिया हुआ है 5 पाई। पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये जाएगा 180 बार में, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 900। आर थीटा इज इक्वल टू आ गया 900। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आएगा। यहां से थीटा की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 900 अपॉन आर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 अपॉन आर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 पाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये रख दीजिए 900 और पाई को नीचे लिख देते हैं अपन, सॉरी आर को आर। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू था 900 अपॉन आर और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 360 तो वैसे भी डिनोमिनेटर में आता है इज इक्वल टू 20 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, उसके बाद 10 से 2 बार में और 10 से 90 बार में, 0 से 0 कैंसिल और 94 जा 36। तो यहां से जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा, ये रहा, ये एक रेडियस बचा है और नीचे में 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, अ वायर कैन बी बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक वायर जो है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। एक वायर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है और उसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर है। इफ इट इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, अगर उस वायर को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो एरिया क्या होगा। अब आप देखिए अगर रेडियस 35 है, समझिएगा आप, रेडियस 35 है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा। मान लीजिए वायर इस तरीके का है ना, जिसका रेडियस कितना है 35, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 35। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 220। सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा 220। अच्छा, इसी वायर को स्क्वायर बनाया गया है, इसका मतलब जितनी वायर की लंबाई अभी है उतनी बाद में भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी साइड स्क्वायर बनाया तो इसकी साइड क्या होगी ए, और इन सभी स्क्वायर का जो सर्कमफेरेंस होगा स्क्वायर का वो भी इतना ही होगा, यानी कि 4 इंटू ए इज इक्वल टू 220। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 220 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 पचे 20 और फिर 4 पचे 20, यानी ए की वैल्यू आ गई कितनी 55। ए की वैल्यू कितनी आ गई 55। और अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है कि इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर का एरिया हो गया 55 इंटू 55। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी स्क्वायर पे सेम नंबर हो तो इसका है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25,
और दोनों 5 5 नंबर है, तो इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 को कर दीजिए किससे, 6 से मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, यानी 3025। तो 23 का कौन सा, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमने ये पढ़ा है चैप्टर में कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, कभी भी डेसिमल में अगर है तो 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो देखिए यहां पर नेगेटिव में ये दिख रहा है सी वाला ऑप्शन, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर अक्रेंस कैन नेवर भी, अभी अपने बात की थी कि कभी भी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, उससे कम कहां से होगा, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम जो नेवर भी जो पॉसिबिलिटी है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है लेस देन 100, बिल्कुल हो सकता है। ग्रेटर देन 1 की बात हुआ तो यहां पर अगर हम एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता, यहां पर ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता और लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। एनीथिंग बट अ होल नंबर, एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल नहीं है और लेस देन 0 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बी और सी दोनों ऑप्शन होना चाहिए। आप इसको चेक कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी दिया हुआ है, बट कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन जो है बी एंड सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, when a die is throw once, एक डाई को एक बार फेंका गया है, the probability of getting an odd number less than 3, एक डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर आ सकते हैं। और कहा गया कि ऑड नंबर हो लेकिन 3 से कम हो, तो 3 से कम ऑड नंबर तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। तो फेवरेबल कंडीशन हो गया 1 और टोटल हो गया यहां पर कितना, 6। तो इस तरीके से 26 का जो आंसर होगा 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ पीस ऑफ रिबन लाइंग ऑन द टेबल सोन इन फिगर, इस तरीके से दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द गिवन कर्व, ये जो कर्व बन रहा है ये वाला, यहां से यहां या यहां से यहां या यहां से इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो ये कर्व जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कर्व है ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक होता, अगर ये कर्व क्वाड्रेटिक होता तो सिर्फ ऐसा बनता, देखिए इस तरीके से बनता या मे बी ऐसा बनता, लेकिन ये जो बन रहा है वो जिगजैग में बन रहा है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, तो ये क्यूबिक है रीजन। और दूसरा तरीका ये भी पहचानने का है कि एक्स एक्सिस को ये कितनी की जगह कट कर रहा है, वो देख लीजिए, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बन रहा है वो क्यूबिक इक्वेशन का है। तो 27 का बी आंसर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी जीरो डज इट हैव, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे 3, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के जीरो 3 होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल देन सम ऑफ इट्स जीरो टेकन एट 2 एट ए टाइम। टेकन एट 2 एट ए टाइम का मतलब क्या हुआ, देखिए आप यहां से समझिए, ये दिया हुआ है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके 3 जीरो मान लीजिए, हमने मान लिया अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा जो होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। तो यहां पे हमने क्या लिया है, ये कहा गया है देन सम ऑफ इट्स जीरो टेकन
टू एट ए टाइम, तो टू एट ए टाइम तो यही वाला हुआ, अल्फा बीटा बीटा गामा इन और सम भी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी बाई ए। तो 29 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी सा है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा इनमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसके 3 जीरो पॉसिबल है। कौन कौन से, एक तो होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। मान लीजिए यहां पर एक जीरो दिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -1 गिवन है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, -1। और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो फाइंड करना है, यानी कि बीटा इंटू गामा की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है कि -b/a, और b की जगह पर है यहाँ पर a, तो ये -a होगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -1 गिवन है, तो ये -1 रखेंगे, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -a होगा। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 - a। ये एक इक्वेशन हमने यहां से निकाला है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a। ठीक है, अल्फा की जगह -1 पहले से हमने लिए रखा है, तो ये -1 इंटू बीटा होगा, प्लस बीटा इंटू गामा, ये दोनों नहीं पता तो बीटा इंटू गामा ही लिखेंगे। और अल्फा की वैल्यू -1 है, तो गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस गामा हो जाएगा। और ये सी की वैल्यू, यहां देखिए यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो है बी। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, बी। एक्चुअली आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है हमारा इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप सी से कंपेयर करेंगे ना, तो सी की वैल्यू बी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन यहां से आएगा, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा सी की जगह पर बी रखेंगे तो ये होगा b/a। ठीक है, अब आपको ये दोनों निकालना है। ठीक है, इन दोनों को, इसको और इसको उधर लेके चलते हैं, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा b/a। जो वैल्यू रखा था हमने वो b/a की जगह पर क्या है, ये a की जगह पे 1 है तो b ही होगा, तो ये हो गया b। ये माइनस बीटा उधर जाके हो जाएगा प्लस बीटा, और ये माइनस गामा उधर जाके हो जाएगा प्लस गामा। ठीक है, तो यानी कि बीटा इंटू गामा जो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो निकालना था वो आ गया b प्लस, अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी 1 - a, तो ये 1 - a हो जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक करें तो देखिए यहां पर मिलेगा b - a प्लस 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कई सारे ये ग्राफ डायग्राम बना हुआ है, हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं जिसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, आपको निकालना है बी पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, यही है एक्स एक्सिस। यहां पर जब आप पहुंचेंगे यहां तक, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला डायरेक्शन आपको रखना है, इस वाले डायरेक्शन में, तो देखिए ये होगा 1 2 3 4 और 5, तो कितना यूनिट है, अगर आप यहां से देखें तो 31 का आपको 5 यूनिट, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली, डी और ई का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये रहा डी कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट, और ये रहा ई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए डी में सबसे पहले देखिए कि ये कितना पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो डी का ये वाली लाइन है, मैं यहां से ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये वाले डी वाला लाइन है, ये डी वाली लाइन है, और ये वाला ई वाला लाइन है, ये कौन सा है, ई है। और इधर से आपको यहां पे वाई एक्सिस पे दोनों मैच करना है। तो एक बार वाई का काउंट कर लीजिए, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों में वाई एक्सिस जो है वो 8 है, एक्स एक्सिस अभी हम निकालेंगे, लेकिन इनका वाई एक्सिस क्या है, कॉमा देके मैं 8 लिख रहा हूं। अब एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं, तो एक्स एक्सिस में देखिए कितना चलेंगे, एक्स एक्सिस में देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7,
एक्स एक्सिस कितना हो गया 7 8, और यहाँ पर 8 9 और 10, ये हो गया 8 और 10। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7 8 10 8। चेक करिए 7 8 और 10 8, आपको यहाँ पे देखिएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या कहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट F और G, यानी F और G को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है वो किस रेशियो में 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर इरेज करेंगे तो आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए F और G को, F और G, ये रहा आपका F और ये रहा G पॉइंट, ठीक है। F का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, F का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 12 और 7, F का कोऑर्डिनेट है 12 और 7, इसको अपन मान लेते हैं 12 और 7। और G का कोऑर्डिनेट कितना है, G का कोऑर्डिनेट है 15 और 11, G का कोऑर्डिनेट है 15 और 11, ठीक है, मान लिया। इसको कोई पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, तो मान लेते हैं अपन वो पॉइंट यहां है ना, इस पॉइंट को यहां मान लेते हैं, उसको कह देते हैं P। और इसको रेशियो किस रेशियो में, रेशियो है 1:2, ये है 1 और ये है 2। अब हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिसको हम x और y यहां पर माने, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको इस वाले पॉइंट को हम ले लेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ये होगा हमारा m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है। ये सारा चीज यूज करके हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 की वैल्यू कितनी 1, x2 की वैल्यू कितनी 15, प्लस m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू 12, और m1 प्लस m2 का मतलब 3। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा 15 प्लस 24 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9, और ये 2 और 1 ये हो जाएगा 3 अपॉन 3, तो ये 13 टाइम में चला जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 13। अब आप एक बार ऑप्शन में देख लीजिए 13, x का कोऑर्डिनेट कहां पर है, आप यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको यहां पर दिख रहा है कि x का कोऑर्डिनेट 13 है, और बाकी x का कोऑर्डिनेट कहीं पे भी 13 नहीं है, तो आपको y कोऑर्डिनेट फिर निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34, इफ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, एक पॉइंट है एक्स वाई जो कि इक्वल डिस्टेंस है बी और सी से, तो ये कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होगा ये अपने को बताना है। तो एक बार फिगर वापस देखते हैं और ये रिमेनिंग पार्ट को हम कर देते हैं इरेज। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंट एक्स वाई जो है, कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा, ये पॉइंट मान लिया एक्स वाई है ना, जो कि इक्वल डिस्टेंस है बी से और इक्वल डिस्टेंस है सी से, इन दोनों के बीच का इक्वल डिस्टेंस है। अब इसी लाइन को हम सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि P से B, इसका मतलब क्या हुआ कि P से B जो है डिस्टेंस वो इक्वल है P से C के, क्योंकि ये कहा गया कि पॉइंट P जो है वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे P से B का मतलब हो गया, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे तो यहां देखिए B का कोऑर्डिनेट आएगा, इसमें x एक्सिस कितना है 1 और 2, x एक्सिस है 2 और y एक्सिस देखें तो 1 2 3 4 5, यानी B का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,5, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये 2 है तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और C तो वही है 5 ही है, तो ये हो जाएगा 5:5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये भी है 1 2 3 4 5, तो 5:5। तो P से B अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा x-2 का, देखिए मैं यहाँ पे ये लिखेंगे अपन x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो देखिए ये y-5 और ये y-5 इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। आप सोचेंगे कि रूट क्यों नहीं लगाया, रूट लगाया भी दोगे ना आप तो बाद में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए हमने स्क्वायर लगाने के बाद हमने रूट रखा ही नहीं है। अब आप इसको a-b के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 4
माइनस 4x, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल। अब देखिए अपन क्या करते हैं, पूरे x को एक साइड लेके आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर जब आप x को लेके आएंगे या इनको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10x माइनस 4 प्लस 4x। सॉल्व करेंगे तो 25 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा कितना 21, यहां कितना बचेगा 21, और ये हो जाएगा माइनस का 6x। ये इक्वेशन बना। इसमें से हम 3 और कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू में 0 है क्योंकि ये सारा उधर गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये यहां से 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 3 7 जा 21 और माइनस 3 2 जा इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन जो बनेगा या तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 का मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज 40 मीटर लॉन्ग बाउंड्री इन द मिडिल ऑफ अ प्लेग्राउंड। In order to perform a marching activity, another boundary was drawn in middle of the previous boundary shown in figure. 15 centimeter each of the both side. Then 4 corner are joined. देखिए ये दिया हुआ 15 और ये था टोटल बाउंड्री, जो मिडिल वाला पार्ट है ये और ये है 40, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 क्योंकि ये मिडिल में कहा गया है। ठीक है, मिडिल से ये 40 है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा 20 और 20। पूछा जा रहा है कि विच व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू 4 साइड फिगर। तो देखिए जिस फिगर का डायगोनल अनइक्वल हो और साइड इक्वल हो वो जो फिगर है वो रोम्बस कहलाता है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि डायगोनल क्या है अनइक्वल है और दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है व्हाट प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू जस्टिफाई द नेम ऑफ फिगर। तो ये कह रहे हैं कि हम इस फिगर को कैसे पता करें, क्योंकि यहां पर जो है एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं और अनइक्वल है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द थ्योरम दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फिगर। देखिए अगर मुझे इसका लेंथ पता करना हो कि ये लेंथ कितना है, तो देखिए ये एक फिगर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस 15 परपेंडिकुलर 20 हाइपोटेनियस आप निकालेंगे कौन से थ्योरम को यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ 4 साइडेड फिगर फॉर्म्ड इज, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हम एक साइड फाइंड कर ले, तो साइड क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625 और 625 किसका स्क्वायर है, ये है 25 का। तो यानी ये वाली साइड भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। पेरीमीटर के लिए चारों साइड को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन कौन सा डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है 39 to 40। 2 स्टूडेंट आर गिवन 1 लेवल्ड असर्शन ए एंड बी, एक सारा कंडीशन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, देखिए अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले 2520 का, 2520 का 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और यहाँ पर आ गया 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा, 2 3 जा, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा, 2 1 जा और 2 5 जा। वापस हम किससे करेंगे 5 से, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा। वापस हम 3 से करेंगे तो 3 से आएगा 3 2 जा 3 1 जा। फिर 3 से होगा तो 3 से ये जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, 3 से जाएगा ये 7 टाइम्स में और 7 से आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 तो यही हुआ, एक तो ये रहा, ये देखिए यहां से एक तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 ये रहा, यही तो है दोनों। ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2, बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर आप 3 के पावर को चेक करेंगे, यहां से देखिए आप 3 के पावर को चेक करेंगे तो 3 की पावर 2 ही तो आएगा यहां से, तो ये बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन में क्या दिया हुआ है, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर,
अगर n जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो क्या रूट n जो है हमेशा इरेशनल नंबर होगा? चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि 1 से बड़ा 3 ले लिया, तो ये तो इरेशनल है, ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। बट अगर जो हमने ले लिया 9, ये भी ऑड नंबर है और 1 से बड़ा है, बट ये तो इसका रूट पॉसिबल है 3 होगा, और ये कैसा नंबर आ गया? रेशनल। तो ये जो दिया हुआ है कि हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये क्या है? इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन 39 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इसको हमने साइन थीटा मान लिया, ये थीटा है ना, तो साइन थीटा ये दिया हुआ है कितना? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कभी भी ज्यादा और हाइपोटेनियस कम, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी करेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये होता है मान लीजिए 3, ये होता है 5, 4, तो ये होता है 5। और हाइपोटेनियस जो है वो किसी भी ट्रायंगल का, कैसा भी ट्रायंगल हो, और देख लीजिए आप यहां पर ये मान लीजिए 13, ये हो गया 5 और ये हो गया 12। देखिए ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो बी भी ये यानी कि इसका रीजन जो है वो भी करेक्ट है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि 40 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सैंपल पेपर जो फर्स्ट है एग्जाम आइडिया का उसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज का दिन और कल का दिन आपके पास है, आप जितनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। और इस तरीके से आपका एग्जाम मैं प्रे करता हूं कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा हो। सभी बच्चे जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, 40 ऑफ 40 या 35, किसी का टारगेट होगा कि नहीं मुझे 30 लेके आना, जो भी जिन लोगों ने जितना सोचा है उनके उतने मार्क्स जरूर आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।